बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। नवाज़ शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफ़ात की सीरीज़ जारी है और ये इसकी छठी वीडियो है। नवाज़ शरीफ पिछली वीडियो में हमने बहुत तफसील से बात की थी कि उनके परवेज़ मुशर्रफ से क्या इख्तलाफ़ात हुए, परवेज़ मुशर्रफ ने किन वजूहात की बिना पर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, क्या वजूहात बनी, आखिर में जनरल तारिक परवेज़ का मामला क्या था। तो बहुत तफसील के साथ हमने इस पर बात की। उसके बाद फिर ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ आ गए, नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, जिला वतनी उन्होंने इख्तियार कर ली और काफ़ी अर्सा वो मुल्क से बाहर रहे। एक मरतबा उन्होंने वापस आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सके। फिर फाइनली वो 2007 में वापस आए और 2008 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। 2008 का इलेक्शन तो वो हार गए। परवेज़ मुशर्रफ के बाद 2008 में जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उन्होंने जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी को आर्मी चीफ बना दिया। जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी के जो है वो ज़रदारी साहब के साथ ताल्लुकात कैसे रहे, ये एक अलग मौजू है, ये हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि हम तो नवाज़ शरीफ के इस वक्त फ़ौज के साथ ताल्लुकात के पर बात कर रहे हैं और उसी पर सीरीज़ कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि मजमूई तौर पर ताल्लुकात ज़रदारी साहब के अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब के साथ अच्छे रहे और ज़रदारी साहब ने अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब को एक्सटेंशन भी दे दी। यूँ अशफाक़ परवेज़ कियानी 6 साल के लिए आर्मी चीफ मुंतखब हो गए, आर्मी चीफ बन गए। अच्छा, अब जब अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब 2013 में उनको फाइनली 6 साल के बाद जब जाना था, चले जाना था, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत में आ गए। नवाज़ शरीफ साहब मिड 2013 में हुकूमत में आए और आते ही उनके अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब के साथ इख्तलाफात हो गए। किन 2 वजूहात पर बड़े इख्तलाफात हुए नवाज़ शरीफ के, वो मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। और उसके बाद फिर अगली वीडियो जो जनरल राहील शरीफ साहब के हवाले से है, राहील शरीफ साहब को खुद अपॉइंट किया नवाज़ शरीफ ने, लेकिन उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही कशीदा हुए। तो वो वीडियो, उस पर हमें ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन चूँकि अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब के साथ नवाज़ शरीफ साहब ने काम ही 6 महीने के लिए किया, या इससे भी कम मुद्दत के लिए, बल्कि 6 महीने भी पूरे नहीं थे, क्योंकि नवंबर के आखिर में अशफाक़ परवेज़ कियानी अपनी स्टेक जनरल राहील शरीफ को सौंप कर घर चले गए थे। तो इसलिए चंद ही माह के लिए, 5 माह के लिए तकरीबन नवाज़ शरीफ ने काम किया था अशफाक़ परवेज़ कियानी के साथ। लेकिन इस 5 माह में भी 2 उनके बड़े इख्तलाफात हो गए। एक इख्तलाफ तो ये हुआ कि नवाज़ शरीफ ने आते ही, आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तबीयत है वो बदला लेने वाली तबीयत है, ज़रदारी साहब के बरक्स। ज़रदारी साहब कहते हैं ठीक है, भूल जाओ, आगे बढ़ो, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब याद रखते हैं अपने दुश्मन को और उसे हिसाब चुकता करना चाहते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब भी जब इक़्तिदार में आए तो अगरचे उनके सामने बहुत सारे मसाइल थे। इकॉनमी का मसला था, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि दहशतगर्द उस वक्त पाकिस्तान के बहुत अंदर तक आ गए थे। तहरीक-ए-तालिबान जो है वो बहुत अंदर तक आ गई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन तमाम इशूज़ को उन्होंने नीचे धकेला और सबसे बड़ा इशू उन्होंने समझा कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ हिसाब बराबर करना है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार से निकाला था, परवेज़ मुशर्रफ ने इनको जिला वतनी पर मजबूर किया था, परवेज़ मुशर्रफ ने इनको गिरफ्तार किया था, तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हिसाब बराबर किया जाए। तो नवाज़ शरीफ ने आते ही फैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा, यानी गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा, यानी एक ऐसा मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत हो सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत चाहते थे और परवेज़ मुशर्रफ को नवाज़ शरीफ जो है वो चाहते थे कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगाकर, आर्टिकल 6 लगाकर उनको सज़ाए मौत दे दी जाए, यूँ इनसे हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब जाहिर है और इस सिलसिले में उन्होंने ये किया भी था कि आते ही जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया तो चौधरी निसार साहब ने खड़े होकर ये तकरीर की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है, पार्लियामेंट में ये तकरीर हुई, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा। अब जाहिर है हुकूमत इस पर इसकी एग्जीक्यूशन भी चाहती थी और उस पर अमल दरामद चाहती थी। तो हुआ ये कि लाजमी तौर पर फ़ौज ने इसको बहुत रेजिस्ट किया और फ़ौज ने इतना रेजिस्ट किया कि इस मुकदमे के चलने में हर तरह की जो है वो रेजिस्टेंस फ़ौज की तरफ से नजर आई। और जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी ने मुतअद्दिद मीटिंग्स में और अपने फोरम्स पर भी, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में भी इस इशू पर बहुत सारी मीटिंग्स की कि ये नवाज़ शरीफ क्या कर रहे हैं और इसका फ़ौज के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। जो हो चुका था सो हो चुका था। फ़ौज नहीं चाहती थी कि जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर चलाया जाए और नवाज़ शरीफ हर सूरत में ये मुकदमा चलाना चाहते थे। तो इस मामले पर अशफाक़ परवेज़ कियानी साहब के नवाज़ शरीफ से इख्तिलाफ़ हो गए। लेकिन चूँकि चंद ही महीने रह गए थे और पहले भी 4 महीने पहले मुद्दत मुलाजमत से पहले सिर्फ 4 महीने पहले जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने एक
काम किया था, आपने देखा था कि जिसमें उन्होंने जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा ले लिया था, तो उस पर काफ़ी उन पर दबाव आया था और उसके असरात भी उन पर आए थे और उसका नतीजा भी उन्होंने भुगता था। तो अब वो ये नहीं चाहते थे कि चंद महीने पहले किसी आर्मी चीफ को घर भेजें, और उनको पता था कि 2 मरतबा वो एक्सटेंशन ले चुके हैं, यानी 2 मरतबा अपनी टेन्योर, एक मरतबा एक्सटेंशन लेकर 6 साल की वो टेन्योर पूरा कर चुके हैं, तो मज़ीद तो वो ठहरेंगे नहीं। इसलिए किसी न किसी सूरत नवाज शरीफ ने अशफाक परवेज़ कियानी साहब को कबूल किया या बर्दाश्त किया, लेकिन फ़ौज ने बहरहाल पूरा रेजिस्ट किया। अच्छा, ये अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने इनके जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं, इनके जाने के बाद भी उसको पूरी जो है वो तनदही के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस मुकदमे को आगे चलाने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो अदालत जाने के लिए घर से निकले थे और हस्पताल पहुंच गए थे। उस वक्त 2014 आ चुका था, जनरल राहील शरीफ आ चुके थे, और राहील शरीफ साहब के साथ भी पहला इख्तलाफ इसी बुनियाद पर हुआ था, लेकिन बहरहाल चलें उस पर हम अलग बात करेंगे। तो अशफाक परवेज़ कियानी साहब के साथ एक इख्तलाफ तो ये था जो मैंने आपको बताया। दूसरा इख्तलाफ क्या था? दूसरा इख्तलाफ ये हुआ था कि उन दिनों चूँकि दहशतगर्द जो हैं वो स्वात में, और अगरचे 2007 में ही जो है वो आगे हुए थे, और उसके बाद भी जो है वो पूरी तरह से वो एलिमिनेट नहीं किए जा सके थे। तो कई तरह के ऑपरेशंस किए गए, और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के आखिरी दौर में भी ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन जारी रहे। अज़र-बे-अज़्ब था, फिर राह निजात था, तो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो हो रहे थे। राह निजात शायद राहील शरीफ साहब के ज़माने में आया, बहरहाल मैं इसको देख लूँगा। ऑपरेशन चल रहे थे। अब उन दिनों तालिबान के साथ जो है वो डील करने के लिए नवाज शरीफ चाहते थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल किए जाएँ, ताकि उनके ऊपर जो धमाकों का दबाव है वो कम हो सके। लेकिन फ़ौज ये चाहते थे कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, जितनी तबाही फैलानी थी दहशतगर्दों ने वो फैला दी है, तो अब ये ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कमेटी बना के चाहते थे कि मुज़ाकरात किए जाएँ, और इधर से कमेटी बनाई भी गई थी जिसमें जो इरफान सिद्दीकी साहब थे, मुझे याद है, और कुछ लोग थे, कुछ 4-5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। नवाज शरीफ चाहते थे कि ये ऑपरेशन ना लॉन्च किया जाए, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। इस पर नवाज शरीफ का फ़ौज से बड़ी इख्तलाफ हुआ कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला क्यों हुआ है। आपको याद होगा, मैं जब आसिफ नवाज जंजुआ के एपिसोड में मैंने पार्ट 2 में बताया था कि उस वक्त भी जो कराची ऑपरेशन था, नवाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। इस तरफ फ़ौज से कहते थे कि ऑपरेशन किया जाए, और उस तरफ एमक्यूएम से कहते थे कि आप हमारे इत्तेहादी हैं और हम तो आपके साथ हैं। तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। यहाँ पर भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि मुज़ाकरात होते रहें, और क्योंकि नवाज शरीफ को शायद ये लगता था कि अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो उसका बैकलैश आएगा और धमाके और बढ़ेंगे, सिक्योरिटी के और मसाइल पैदा होंगे। नवाज शरीफ उसको अपने तरीके से हल करना चाहते थे, लेकिन फ़ौज चूँकि पिछले 6 साल से, बल्कि उससे भी पहले से दहशतगर्दी के इन वाक़यात को भुगत रही थी, और अब तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि तालिबान अंदर तक घुस आए थे, और जो है वो उन्होंने अपना सेटअप बना लिया था मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी था कि उसको ऑपरेशन के ज़रिए से उनको हटाया जाए, उनको पीछे धकेला जाए और इस मसले से निपटा जाए। तो ये दूसरा मामला हुआ था जिस पर नवाज शरीफ के अशफाक परवेज़ कियानी से इख्तलाफात हुए थे। लेकिन बहरहाल अशफाक परवेज़ कियानी की दूसरी टर्म ख़त्म हो रही थी, और वो नवंबर में अचानक चुपचाप अपने मुकर्रर वक्त पर घर चले गए, और उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब को कमान सौंप दी गई। जनरल राहील शरीफ सिक्योरिटी में कितने नंबर पर थे, सीनियोरिटी में कितने नंबर पर थे, सीनियोरिटी लिस्ट में उनका नंबर क्या था, और कैसे उनको आर्मी चीफ लगाया गया, और फिर किन किन वजूहात की बिना पर शदीद ताल्लुकात ख़राब हुए, यहाँ तक कि नवाज शरीफ के वज़ीरों ने इंटरव्यूज़ देकर कहा कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो हमारी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, या उनके ऑफिसर जो हैं वो हमारी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ताल्लुकात, और 2014 का धरना भी फिर इसी दौरान हुआ था। तो इस पर मैं अलग से एक अगले पार्ट में, यानी पार्ट 7 में, जो कि सेकेंड लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का, उसमें बात करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।